नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और अपने चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। इसके अंदर अपने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर अपने समांतर प्लेट संधारित्र या सीधे जो संधारित्र है उनके लिए ऊर्जा का मान ज्ञात किया था। आज अपने पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ऊर्जा का घनत्व अपने ज्ञात कर रहे हैं तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि समांतर प्लेट संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा का घनत्व। ठीक है, अपने क्या बोल सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा का घनत्व, या आप सीधा सीधा बोल सकते हो ऊर्जा घनत्व। तो अपने किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, अपने ऊर्जा घनत्व का मान जो है वो ज्ञात कर रहे हैं। जब ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि अपने सबसे पहले किसकी बात करनी पड़ेगी, ऊर्जा की बात करनी पड़ेगी। ऊर्जा के फॉर्मूले अपने 3 फॉर्मूले कल ज्ञात किए थे। फॉर्मूला एक ही था, 3 रूप अपने उसके बनाए थे। अपने लिखा था U = 1/2 Q² C। ठीक है, इसके अलावा आपने लिखा था 1/2 CV², 1/2 QV। तो उन्हीं तीनों की आज अपने बात करनी है। तो सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र कितना होता है। समांतर प्लेट संधारित्र का या समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बराबर होता है E = σ/ε0 या E = Q/A/ε0। आप लिख सकते हो Q = EA/ε0। ठीक है, अपने क्या लिख सकते हैं, EA/ε0। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी जाए तो आपको पता होता है कितनी होती है, E = σ/ε0। सिग्मा क्या है, सिग्मा आपके पास में जो है आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, जिसे अपने लिखते हैं Q/A से। किससे लिखते हैं अपने, Q/A से इसे लिखते हैं। तो अपने लिख लिया सिग्मा की जगह Q/A, तो Q बन जाता है EA/ε0। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C = A/ε0/d। C = A/ε0/d। ये किसका सूत्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। अब अपने बात कर लेते हैं कि किसी भी संधारित्र के लिए ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र होता है, ऊर्जा का सूत्र U = 1/2 Q²/C। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ अगर आप लोग स्मॉल q लिख रहे हो तो ये स्मॉल q के रूप में रखना, अगर कैपिटल Q रख रहे हो तो समीकरण 1 जो आप बना रहे हो कैपिटल Q के रूप में आप लोग बना देना। तो U = बनता है 1/2 Q²/C। किसका सूत्र है, ऊर्जा का सूत्र है। अब देखिए आगे, अपने U = 1/2 Q², Q का मान रखते हैं, ये आता है EA/ε0। क्या है ये, 1/2 EA/ε0 और इसकी क्या आएगी, स्क्वायर आएगी। अपॉन में देखिए, अपॉन में आता है C और C की जगह आता है A/ε0/d। आप लोग लिख सकते हो U = 1/2 E²A²/ε0/d और A/ε0। ये दोनों यहाँ से एक एक पावर कर देते हैं इसकी कैंसिल। यहाँ तक आपको दिख रहा है ना बोर्ड, देखिए U = 1/2 और ये आता है ε0 E² और A × D क्या बनता है, U = 1/2 ε0 E², 1/2 E0 ये ε0 E² A × D। देखिए कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र आप जब भी बनाते हो आप क्या करते हो,
कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र जब भी आप लोग बनाते हो तो समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं तो आपको पता है कि ये आप लोग डायग्राम बनाते हो, इसका बनाते हो। यहाँ क्या करते हो, आवेश लिखते हो, जैसे प्लस लिख दिया, और यहाँ क्या कर देते हो, माइनस लिख देते हो, और दोनों के मध्य जो दूरी है उसे क्या लिखते हो, डी लिखते हो। और ए क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल होता है। तो आयतन अगर देखोगे तो ए को और डी को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो आयतन का अगर आप सूत्र देखो तो आयतन V किसके बराबर, A इंटू डी के बराबर। अब देखिए ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व होता है स्मॉल u। क्या होता है, स्मॉल u, किसके बराबर, कैपिटल U अपॉन V के बराबर, कैपिटल U अपॉन V के बराबर। कैपिटल U अपॉन V, इसका मतलब हुआ कि जो एकांक आयतन है, एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसी को अपने क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। जो संधारित्र है, संधारित्र के जो एकांक आयतन में ऊर्जा होती है उसी को अपने क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो U इक्वल स्मॉल u इक्वल कैपिटल U अपॉन V, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो U इक्वल ये बनता है 1/2 और एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर A इंटू डी अपॉन V, ये भी क्या है, A इंटू डी, और दोनों हो जाते हैं निरस्त। तो स्मॉल u इक्वल 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, यानी आपके पास में ऊर्जा घनत्व का सूत्र बनता है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, स्मॉल u इक्वल 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, ये आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान है। किसका मान है, समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा का मान है। और एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा जो होती है उसी को अपने क्या कहते हैं, उसी को अपने कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व का अगर आपको मान ज्ञात करना हो तो इस सूत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ध्यान रखना ये जो सूत्र है स्मॉल u इक्वल है और 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर है। यहाँ से ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, आपको E का मान मिल सकता है, एप्सिलॉन 0 का मान मिल सकता है, और उससे आपको स्मॉल u का मान पूछ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल आपके दिया हुआ है, या तो एग्जाम्पल में होगा या न्यूमेरिकल में होगा, जिसमें ऊर्जा घनत्व का मान आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों मानों की सहायता से आप क्या कर सकते हो, ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको स्मॉल u और एप्सिलॉन 0 का मान देकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान भी पूछा जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा का मान आपसे पूछा जा सकता है, और आपको ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन का और एप्सिलॉन 0 जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने ऊर्जा घनत्व के बाद में। अब अपने टॉपिक आता है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, देखिए अपना टॉपिक आता है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। ठीक है, संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि संधारित्रों का आप लोगों को करना है संयोजन। संधारित्र जो होते हैं उनके दो प्रकार के संयोजन कर सकते हो, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो और संधारित्रों को आप लोग समांतर क्रम में जोड़ सकते हो। तो संधारित्रों का संयोजन करना है कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में कर सकते हो या समांतर क्रम में कर सकते हो। और संयोजन करने के बाद में उनकी ऊर्जा जो है उसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है कि ऊर्जा उनमें कितनी आती है। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से, पहला श्रेणी क्रम संयोजन, पहला कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का मान जो है अपने ज्ञात करेंगे। देखिए U का क्या सूत्र होता है, U इक्वल होता है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। U का क्या सूत्र है, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। और C की जगह आप लोगों को क्या लिखना है, C की जगह लिख देना है CS। क्या लिख दिया, CS। CS का क्या मतलब है अभी, CS का मतलब है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता को लिखते हैं CS से। तो ये लिख दिया U इक्वल 1/2 Q स्क्वायर अपॉन CS। आगे देखिए 1/2
CS क्या है, 1/CS किसके बराबर होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और डैश डैश करके आता है 1/CN। ठीक है, डैश डैश करके क्या आता है, 1/CN आता है। देखिए आगे अपने, इसे अगर मैं उठा करके इसमें रखता हूं तो पहले तो इसे लिखना पड़ेगा U इक्वल 1/2 Q स्क्वायर इंटू 1/CS। क्या लिखना पड़ेगा, U इक्वल 1/2 Q स्क्वायर इंटू 1/CS और U इक्वल बनेगा 1/2 Q स्क्वायर इंटू 1/CS का मान कितना है, 1/C1 C2 C3 और डैश डैश करके क्या आता है, CN आता है। ठीक है, अब इसे कर दो आप लोग अंदर मल्टीप्लाई, तो U इक्वल बनेगा 1/2 Q स्क्वायर और साथ में कितना, C1, 1/2 Q स्क्वायर और साथ में कितना, C2, 1/2 Q स्क्वायर और साथ में कितना, C3 और डैश डैश करके क्या आ जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन CN। यानी संधारित्रों का आपको क्या करना है, संयोजन करना है और संयोजन में संचित ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करना है। तो संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन ले रहे हैं, इन्हें अलग अलग क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया है। ये देखिए, ये सूत्र बनता है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C1, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक ऐसे संधारित्र की धारिता जिसके, ऐसे संधारित्र की ऊर्जा जिसकी धारिता का मान C1 है, ये एक ऐसे संधारित्र की ऊर्जा है जिसकी धारिता का मान C2 है, ये C3 है और ये CN है। तो ये पहले संधारित्र की क्या है, ऊर्जा है। तो ये बनेगा U1 प्लस U2 प्लस U3 और आगे आ जाएगा किसके, UN के। ठीक है, किसके, UN के। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में n संधारित्र है, इन्हें कौन से क्रम में जोड़ा है आपने, श्रेणी क्रम में जोड़ा है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आपके पास में जो कुल ऊर्जा आती है वो किसके बराबर आती है, सभी संधारित्रों की अलग अलग ऊर्जाओं के जोड़ के बराबर आती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आप ऊर्जा की बात करो तो सभी जो संधारित्र है उनकी अलग अलग ऊर्जा ज्ञात कर लो और उन सबको क्या कर लो, जोड़ दो। वो ऊर्जा किसके बराबर आ जाएगी, कुल ऊर्जा के बराबर आ जाएगी, U के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ऊर्जा संरक्षण नहीं रहेगी। ऊर्जा संरक्षित कब रहेगी, जब सभी ऊर्जाओं को जोड़ लो और कुल ऊर्जा की क्या आ जाए, वो बराबर आ जाए। आगे देखो, अब अपने अगर यहाँ पर बात करनी होती समांतर क्रम संयोजन की, किसकी बात करनी होती, समांतर क्रम संयोजन की करनी होती। दूसरा आपने क्या है, यहाँ समांतर क्रम संयोजन है। दूसरा टॉपिक क्या है, समांतर क्रम संयोजन। जो संधारित्र है उनका कौन से क्रम में संयोजन कर रहे हो, समांतर क्रम में संयोजन कर रहे हो। तो समांतर क्रम में अगर संयोजन किया जाए तो आपके पास में सूत्र जो काम में लेना है वो लेना है 1/2 CV स्क्वायर। इसे आप ये लिख सकते हो, U बराबर 1/2 V स्क्वायर और CP, 1/2 V स्क्वायर CP। CP का मतलब है समांतर क्रम में कुल धारिता। समांतर क्रम में कुल धारिता कितने लिख दी अपने, CP लिख दी। तुल्य धारिता जो है उसे किससे लिख दिया, CP से लिख दिया है। ठीक है, देखिए आगे अपने, ये तो आपको पता ही है, विभो है। एक फॉर्मूला यहाँ और भी बचता है 1/2 QV, परंतु उसे काम में लेने का कोई मतलब बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि उसमें फिर धारिता आती नहीं है उस फॉर्मूले में तो, और अगर धारिता ही नहीं आती तो उसे काम में कैसे ले। और ये भी आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर आप इन दोनों में से कौन सा सूत्र काम में लेते, ये सूत्र काम में लेते तो फिर ये व्युत्क्रमानुपात कहाँ रखते। ठीक है, रख भी सकते थे, परंतु इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती है। इससे आसान है ये फॉर्मूला काम में लो। यहाँ इन दोनों की तुलना में आप ही देख सकते हो कौन सा सूत्र आसान है। समांतर क्रम की बात कर रहे हैं तो इसमें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 सीधे जोड़ आनी है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बिल्कुल आसान रहेगा। CP का मान कितना होता है, CP का मान C1 प्लस C2 प्लस C3 और डैश डैश करके कितना, CN। यानी जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें कुल धारिता किसके बराबर होती है, सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के जोड़ के बराबर। तो U किसके बराबर, 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C3 और CN के बराबर। इसे लिख दिया 1/2 C1 V स्क्वायर, 1/2 C2 V स्क्वायर, 1/2 C3 V स्क्वायर और 1/2 CN V स्क्वायर।
इस सूत्र को देखिए जो सबसे पहले लिखा गया 1/2 C1V², 1/2 CV², 1/2 CV² सूत्र होता है, पर यहाँ क्या है 1/2 C1V², यानी जो आपके पास में पहला संधारित्र है उसकी ऊर्जा का मान है ये 1/2 CV², ठीक है, पर उसकी धारिता C1 है तो C1 आ गया। ये 1/2 C2V² दूसरे संधारित्र की ऊर्जा का मान, वो तीसरे की, और जो लास्ट में लिखा गया है वो nवें संधारित्र की ऊर्जा का मान है। यानी आप लोग लिख सकते हो U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 और डैश डैश करके किसके बराबर आ जाता है, UN के बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर श्रेणी क्रम संयोजन दे या आपको समांतर क्रम संयोजन दे, श्रेणी क्रम संयोजन दे या समांतर क्रम संयोजन दे, जो कुल ऊर्जा आपको प्राप्त होगी वो सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं ये ऊर्जाओं के जोड़ के बराबर होगी। यानी आपको श्रेणी क्रम दे या समांतर क्रम दे, दोनों में कुल ऊर्जा जो है वो सभी संधारित्रों की अलग अलग ऊर्जाओं के जोड़ के बराबर प्राप्त होगी, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एग्जाम में इसे पूछने की संभावना तो कम है, पर अगर इसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। और जब भी बच्चों को ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें लिखा हो कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन, तो उससे आगे पढ़ेंगे ही नहीं, उससे आगे इसे देखेंगे ही नहीं कि इससे आगे इसने क्या लिखा है। जैसे इस श्रेणी क्रम दिखा, संधारित्र दिखा, तो बच्चे सोचते हैं कि श्रेणी क्रम पूछ रहा है और व्युत्पन्न करके छोड़ देते हैं क्या इसे, समांतर क्रम मिलता तो व्युत्पन्न करके छोड़ देते हैं इसे, ठीक है। परंतु ध्यान रखना क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ मिले कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, तो वो आगे आपको ऊर्जा भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको वो बोले कि तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए, आपको ऊर्जा भी पूछ सकता है। ऐसी बात इसके अंदर भी है। समांतर क्रम संयोजन के लिए जरूरी नहीं है कि आपसे तुल्य धारिता का फॉर्मूला व्युत्पन्न करने के लिए पूछा गया हो सकता है वो आपसे संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए भी बोल दे। अगर ये टॉपिक एग्जाम में आए तो संचित ऊर्जा लिखा हुआ मिलेगा, न कि धारिता, ठीक है। धारिता मिलता है तो आपको ये दोनों फॉर्मूले व्युत्पन्न करने, ठीक है, जो अपने लास्ट वीडियो में किए थे। और अगर वहां लिखा हुआ मिलता है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, तो आपको क्या करना है, ऊर्जा का मान जो है वो आप लोगों को यहाँ ज्ञात करना होगा, ठीक है। अपने आगे बढ़ते हैं। अपने नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और नया टॉपिक जो है वो है अपना आवेश का पुनर्वितरण। आवेशित चालक जो है उनको अपने को क्या करना है, जोड़ना है, और आवेश का क्या करना है, आपको पुनर्वितरण करना है। तो अपना टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन में, आवेशित चालकों के संयोजन में आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। आवेशों का पुनर्वितरण और उस पुनर्वितरण में अपने को क्या करनी है, ऊर्जा हानि का मान अपने को ज्ञात करना है। यानी अपना टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन में आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। तो सबसे पहले अपने यहाँ क्या करना है, अपने को आवेश जो है इनका करना है पुनर्वितरण। ऊर्जा हानि अपनी आज नहीं होगी, ऊर्जा हानि जो टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक यहीं तक रहेगा, आवेशित चालकों के संयोजन में आवेशों का पुनर्वितरण। देखिए पुनर्वितरण जो है वो हो क्यों रहा है, सबसे पहले तो अपने इसकी बात करते हैं। देखिए अपने पास में कोई दो चालक है, जैसे ये चालक A है और इस चालक A में जो आवेश है वो Q1 है, धारिता C1 है और विभव जो है वो कितना है, V1 है। इसी प्रकार एक दूसरा चालक है, चालक का नाम B है और इस चालक में जो धारिता है वो C2 है, आवेश Q2 है और विभव कितना है, V2 है। देखिए C इक्वल क्या होता है, Q/V, तो Q इक्वल क्या होता है, CV। Q इक्वल क्या होता है, CV, तो Q1 किसके बराबर होता है,
C1V1 के बराबर होता है। इसी प्रकार Q2 किसके बराबर होता है, C2 और V2 के बराबर होता है। Q1 किसके बराबर होता है, C1V1 के, और Q2 किसके बराबर आएगा यहाँ, C2V2 के, क्योंकि C इक्वल Q/V और Q इक्वल CV होता है। अब देखिए, अब अपने क्या करना है, इनका नया फॉर्मूला क्या बनता है वो देखना है। तो ये आपके पास में चालक A है और ये आपके पास में चालक B है, और दोनों जो चालक है इनको आपको जोड़ना पड़ेगा। किससे, एक चालक तार से आपने क्या कर दिया, इन्हें जोड़ दिया। जैसे ही आपने इसे चालक तार से जोड़ा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आवेश का पुनर्वितरण। आवेश का क्या होगा, पुनर्वितरण। देखिए धारिता तो बदलेगी नहीं, सेम रहेगी। विभव क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा, और आवेश का क्या हो जाएगा, पुनर्वितरण हो जाएगा। यानी आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, पुनर्वितरित हो जाएगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों के विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो आप लोग देख सकते हो कि Q1 डैश का जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से देखिए Q किसके बराबर है, CV के, तो Q1 डैश किसके बराबर, C1 और V के। यहाँ से Q2 डैश किसके बराबर है, C2 और V के बराबर है। ठीक है, तो ये आपके पास में आवेश के पुनर्वितरण के अंदर नए फॉर्मूले Q1 डैश और Q2 डैश के प्राप्त हो जाते हैं। इसी के अंदर आपको एक टॉपिक जो और है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका नाम है उभयनिष्ठ विभव। क्या है, उभयनिष्ठ विभव। देखिए उभयनिष्ठ विभव क्या है, टॉपिक है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव टॉपिक है अपना उभयनिष्ठ विभव। और उभयनिष्ठ विभव का क्या मतलब होता है, उभयनिष्ठ विभव का मतलब होता है, उभयनिष्ठ विभव बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता। कुल आवेश और कुल धारिता का अनुपात क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। टोटल आवेश जोड़ लीजिए, टोटल धारिता जोड़ लीजिए, दोनों का अनुपात ज्ञात कर लीजिए, तब जो राशि आएगी उसी को क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। V से इसे लिखा जाता है। कुल आवेश कितना, दोनों गोलों का Q1 Q2, और धारिता कितनी, C1 और C2। तो विभव V किसके बराबर, Q1 की जगह क्या आया था, थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें आया था C1V1, और Q2 की जगह C2V2, और अपॉन में C1 प्लस C2। तो विभव V का सूत्र आता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये किसका सूत्र है, ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। देखिए उभयनिष्ठ विभव का सूत्र जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं, या उभयनिष्ठ विभव का सूत्र लिखिए। तो उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं, कुल आवेश और कुल धारिता, कुल आवेश और कुल धारिता के अनुपात को क्या कहा जाता है, कुल आवेश और कुल धारिता के अनुपात को उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है। ठीक है, देखिए आगे। अब अपने बात आती है कि अगर आप लोगों को पूछा जाए कि आवेश का पुनर्वितरण जब होता है, यानी आवेशित चालकों को जब संयोजित किया जाता है तो आवेश का पुनर्वितरण किस अनुपात में होता है, तो आप लोग देख सकते हो कि Q1 डैश, यहाँ Q1 डैश है और दूसरी तरफ Q2 डैश है। जब इनका अनुपात याद करते हो तो C1V बटा C2V आता है, V से V कैंसिल हो जाता है और आपके पास में आता है Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर आता है C1 बटा C2। इसका मतलब है कि आवेश का जब पुनर्वितरण किया जाता है तो आवेश का अनुपात जो है, आवेश वितरण का अनुपात जो है वो धारिताओं के अनुपात के बराबर आता है। यानी आवेश का पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात के रूप में हो जाता है। इसे आप लोग याद रखोगे। ठीक है, एग्जाम में एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, हालांकि वो प्रश्न इससे नहीं था, इससे आगे जो अपने विभव देखेंगे इसी टॉपिक का पार्ट है। तो वो प्रश्न था कि आवेश जब आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है
तो उनके जोड़ने पर विभव जो है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, या विभव का अनुपात जो है वो किस अनुपात में परिवर्तित होता है। तो विभव जब आप ज्ञात करोगे तब देखोगे वो तो व्युत्क्रमानुपात में होगा धारिताओं के, पर यहाँ आवेश का जो पुनर्वितरण हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, वो हो रहा है धारिताओं के समानुपात के रूप में आवेश का वितरण। देखिए आगे अगर आपसे पूछा जाए, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, V = C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। अगर आपको बोला जाए कि विभव जो है उसका पुनर्वितरण किस रूप में होता है, तब आपको क्या करना है। तो देखिए अपने इसमें अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, दोनों गोलों में से किसी एक का विभव आपको मान लेना है ज्यादा। दोनों में से किसी एक का विभव क्या कर लेना है, आपको ज्यादा मान लेना है। जैसे मैंने ए जो गोला है उसके विभव को मान लिया ज्यादा, और जो दूसरा गोला है उसके विभव को मान लिया कम, और V1 जो है वो V2 से क्या है, बड़ा है, और V दोनों के बीच में, यानी V जो है V1 से छोटा है और V2 से क्या है, बड़ा है। देखिए आवेश का पुनर्वितरण कब तक होता है, आवेश का पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक दोनों का आवेश ये विभव जो है बराबर ना हो जाए, और विभव उस विभव से निम्न विभव की ओर आवेश क्या होते रहेंगे, स्थानांतरित होते रहेंगे। तो अपने V1 को क्या मान लिया, V से बड़ा मान लिया, और V2 को क्या मान लिया, V से छोटा मान लिया। अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहले मान ज्ञात करना पड़ेगा डेल V1 का, किसके बराबर होगा, V1 माइनस V के, V1 माइनस V के बराबर होगा। कितना आएगा, देखिए ये आएगा डेल V1, और V1 का इसका V का मान अपने ज्ञात किया था उभयनिष्ठ विभव का, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम कितना, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करो, V1 इसके साथ किया C1 और इसके साथ किया C2, और माइनस का C1V1 और माइनस का C2V2। देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, कोई कट रहा है, ये कट रहा है यहाँ से तो काट दिए इसे। डेल V1 किसके बराबर, यहाँ से देखिए C2 कॉमन भी आ रहा है, तो C2 और V1 माइनस का V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेल V2 का मान ज्ञात करना है, तो V में से क्या कर दोगे, V2 को घटा दोगे। देखना यहाँ तो V1 में से घटा है और यहाँ V में से घटा है, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा है। यहाँ V1 ज़्यादा है तो V1 में से घटा है, यहाँ V ज़्यादा है तो V में से घटाया है। तो डेल V2 किसके बराबर, V का मान कितना, C1V1 और C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस का V2। एलसीएम कौन, C1 प्लस C2, तब यहाँ बनता है C1V1 प्लस C2V2 माइनस का C1V2 और माइनस का C2V2। ये हो जाता है यहाँ से कैंसिल, और डेल V2 जो है वो किसके बराबर, देखिए C1 आ रहा है कॉमन, तो C1 को कॉमन लिया, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बनता है समीकरण 1 और समीकरण 2। अब कर देते हैं समीकरण 1 को 2 से डिवाइड। तो पहले समीकरण 1 लिखता हूँ, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, और अपॉन में डेल V2 करेंगे तो जो इसमें ऊपर लिखा गया है वो तो आएगा नीचे, और जो नीचे लिखा गया है वो आएगा ऊपर। तो ये यहाँ से कैंसिल और ये यहाँ से कैंसिल। आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास में बचेगा डेल V1 बटा डेल V2, और किसके बराबर, C2 अपॉन C1 के बराबर। डेल V1 बटा V2 किसके बराबर, C2 अपॉन C1 के बराबर। ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तब आपने यहाँ से देखा कि जो विभव का वितरण हो रहा है वो हो रहा है धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात के रूप में। कैसे, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डेल V1 बटा डेल V2, और इसमें लिखा आ रहा है C2 अपॉन C1। यहाँ V1 ऊपर है और यहाँ C2 ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ V1 और यहाँ C1, तो ये V1 और C1 को देखोगे तो व्युत्क्रमानुपात के रूप में लिखा गया, यानी डेल V1 व्युत्क्रमानुपाती है किसके, C1 के। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि विभव का वितरण किस रूप में होता है, तो विभव का वितरण होता है इसके व्युत्क्रमानुपात के रूप में। किसके, धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात के रूप में। देखिए टॉपिक बिल्कुल आसान है, आप लोगों को बस उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला याद रखना है। बाकी तो यहाँ नॉर्मल जोड़ घटाव है जो आप लोग आसानी से कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि जो ज़्यादा है उसमें से आपको कम को घटा देना है। यहाँ V1 को ज़्यादा माना है तो V1 में से घटा दिया, और यहाँ V2 छोटा होगा किससे, V से। ठीक है,
आप लोग इसे उल्टा भी कर सकते थे, आपकी मर्जी थी, आप चाहते तो V2 जो है उसे ज़्यादा मान सकते थे और V1 को क्या कर सकते थे, कम मान सकते थे, तब भी आपके पास में सेम रिजल्ट जो है वो प्राप्त हो जाता। आई बात सुन रहे? तो ये अपने क्या है, ये अपने पास में आवेश का पुनर्वितरण है। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी का पार्ट होता है ऊर्जा हानि, जिससे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।